25। आज हम करेंगे कल्चर का अपना पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कल्चर के टॉपिक्स को। इससे पहले चैनल पे जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और साथ ही आप चैनल के टेलीग्राम लिंक से भी कनेक्ट होइए, ताकि आपको एमसीक्यूज़ वगैरह जो हमारे चैनल्स पे चलते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते रहें, पीडीएफ फाइल्स आपको मिलती रहें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की न्यूज़ आपको मिलती रहे। और साथ ही चैनल पे आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, ताकि आपको सारी प्लेलिस्ट वगैरह में डेटा मिल जाए। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, तो आपको सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चैनल पे मिलती रहेगी। अब हम शुरू करते हैं कल्चर में। आयरन एज इन इंडिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी रिवील कर रही है एक चीज़ को, कि आयरन एज शुरू हो गई है तमिलनाडु में। और ये कब बहुत पहले चालू हुई थी, एज अर्ली एज आप समझो कि 3345 BCE में जाके आयरन एज का स्टार्ट हुआ था। और बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी है। न्यूज़ में ये इसलिए रही, मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो बच्चों ने हिस्ट्री ऑप्शनल ले रखा है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल बच्चा सुन रहा है, वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए मैं खास तौर पे कहूँगी, क्योंकि उनके लिए ना ये साइट्स में क्या ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्लिप्स बना लेना, या इसको ना कहीं पे आप रिकॉर्ड कर लो, या कहीं पे इसको आप नोट डाउन कर लो। जहाँ भी हिस्ट्री ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ते हो उस जगह पे नोट कर लेना। क्या न्यूज़ आई है, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी क्या हुई है, कि आयरन एज में हैव बिगन, बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में 3345 BCE में हुई थी। रिपोर्ट कहाँ से कैसे आई ये बात करते हैं। एंटीक्विटी ऑफ आयरन, रीसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है। चैलेंजेस ऑफ बिलीव दैट कि आयरन टेक्नोलॉजी सबसे पहले इमर्ज हुई थी हिटिटी एम्पायर के द्वारा। टर्की में ये होता था, एनाटोलिया में। और ये हिटटाइट करके ऐसा एम्पायर था। इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग राइटली तो प्लीज़ मुझे आप बता देना। मैं एक बार, थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है प्रॉब्लम, वैसे हिटटाइट एम्पायर ही बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी ये इमर्ज हुआ। ठीक है। सबसे पहले आयरन एज टेक्नोलॉजी इसी एम्पायर में आया। इसी रिपोर्ट द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि तमिलनाडु का जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना आर्कियोलॉजी ने, उसने ये पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर करी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ बैठकर, यूनिवर्सिटीज़ के साथ बैठकर। तो कहाँ कहाँ पर खुदाई हुई है, कहाँ कहाँ पर एक्सकेवेशंस हुई हैं, वो ये आदि चचन्नलूर, शिवागलिया, मैलादुम्परिया, किल्ला मंडी, मंगड़ू एंड तिलिनगुनौर। यहाँ पर न्यू साइंटिफिक डेट्स को प्रोवाइड करा गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आयरन एज इंडिया में इसमें क्या नई फाइंडिंग्स आई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड समझते हैं सबसे पहले, कि अर्लियर जो इंडिया का आयरन एज था वो शुरू हुआ फर्स्ट मिलेनियम BCE में शुरू हुआ, और उसके बाद लेटर ये पुश कर दिया गया सेकेंड मिलेनियम BCE में, विद फाइंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड यूपी से निकल कर आया है। न्यू एविडेंस फ्रॉम तमिलनाडु में ऐसा देखा जा रहा है कि मिड थर्ड मिलेनियम BCE में ही आयरन एज शुरुआत हुआ था तमिलनाडु में। और डेटिंग टेक्निक क्या यूज़ करी है, इसको पता कैसे लगाया गया। एक्सकेवेशन तो चलो हुआ ही है, लेकिन और क्या यूज़ करा है अपनी स्टडी को करने के बाद, किसके द्वारा पता चला है कि तमिलनाडु एक थर्ड मिलियन BC के है। डेटिंग टेक्निक इसमें यूज हुई है। एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन है, और इसमें ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग है। ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब उसके बाद ना हम इसकी की फाइंडिंग्स को देखते हैं, कि देखो जो तमिलनाडु आयरन एज है ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ग्लोबली करा गया है। और शिवागलिया क्या है, आयरन रिलेटेड है ये बेसिकली, जिसमें कि 3345 और 2953 BC में ये फाइंड किया गया है। बरियल यूएन सैंपल हैं 1155 BC के, जो कि बताते हैं कि अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ग्लोबली ये हो रही है। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु का आयरन एज ग्लोबली सबसे ज़्यादा पुराना है। इस न्यूज़ को बैठ के कहीं पे प्लीज़ नोट कर लो। तो स्पेशली जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, तो जो शिवागलिया है वहाँ पर पाया गया है, यहाँ पर बरियल्स हैं, अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस है। तो बता रहा है कि अनलाइक कॉपर विच रिक्वायर्स अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, आयरन को 1200 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है। आयरन नीड्स को इतना ज़्यादा उसको चाहिए होता है, एंड विच प्रोबेबली डिलेइंग द आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस को वो डिले करता है। इसके बाद यहाँ पर है मलई दुम्परई के बारे में, कि आयरन सैंपल जो हैं वो 2172 BC से लेकर गए हैं। और एक किल्ला मंडी है, किल्ला मंडी में अर्लीस्ट डेटेड ये सार्कोफेगस बरियल तमिलनाडु में
फ्रॉम 1692 BC से, जिससे कि बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है एज अ अर्लीस्ट डेटेड बरियल ऑफ इट्स काइंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये सबसे पुराना यहाँ पर खुदाई हुई और वहाँ से ये बरियल्स मिले हैं। एडवांस्ड चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, एडवांस मेटलर्जी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पता चलता है कि ह्यूमन कॉग्निटिव एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुई है, यानी सोफिस्टिकेशन ऑफ अर्ली इंडियन मेटलॉजिकल का भी एविडेंस पाया गया है। 3 तरह के डिस्टिंक्ट टाइप हैं आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस के, कहाँ से लिए गए हैं, कोदुमनल, चेतीपलयम एंड पेरुंगुलर। ये फर्नेसेस जो है इन्होंने ना टेम्परेचर जो है इसका 1300 डिग्री सेल्सियस तक अचीव करा है। डिमॉन्स्ट्रेट करा गया कि एडवांस जो पायरो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है ताकि स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूस हो पाए। फिर उसके बाद कॉपर एंड आयरन एज जो है वो बड़ी कंटेम्परेनियस है। व्हेन कल्चरल जोन्स लोकेटेड नॉर्थ ऑफ विंध्यास, इन्होंने बहुत ही एक्सपीरियंस किया है कॉपर एज को। जो रीजन है साउथ ऑफ विंध्यास का माइट हैव एंटर्ड इनटू एक आयरन एज में चला गया है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, बताया जा रहा है कि इस जगह पर ना बहुत ज़्यादा कॉपर और जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना एक्सप्लॉयटेबल कराया गया है इसको कमर्शली। लाइक ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ना हम कॉपर को देख सकते हैं, अगर हमें कॉपर की ज़रूरत है, कॉपर के ओर को ना यहाँ से एक्सप्लॉइट करा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद ये आ रहा है कि जो भारत की आयरन एज के बारे में अगर हम बात करें, हमने ये तो कहा कि टर्की की बहुत पुरानी है, तमिलनाडु में भी बहुत बड़ा ब्रेक हुआ। हड़प्पा में ना जब ब्रॉन्ज एज चल रही थी तो उसकी सक्सेसर है, सबसे पहली बात ब्रॉन्ज एज हड़प्पा के टाइम की थी, उसके बाद जो एज आई वो आयरन एज थी, यानी लोहे का निर्माण हो गया था। वाई एंटिक्विटी ऑफ आयरन लाइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ऋग्वैदिक लोग थे ना उनको अनफेमिलियर था, उनको आयरन का पता नहीं था। अब आयरन की एंटिक्विटी समझो, बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसका बहुत मेंशन है, अर्थशास्त्र में इसका बहुत मेंशन है, आहार चल्कोलिथिक पीरियड में इसका बहुत यूज़ है। फिर ये कह रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी ना अलग अलग एविडेंसेस हैं आयरन एज के। आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया इज आर्कियोपोलॉजिकली रिप्रेजेंटेड बाय असेंबलेजेस। यहाँ पर पर्टिकुलर पोट्री टाइप्स हैं, पेंटेड ग्रे वेयर है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, की पोट्री टाइप्स हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना घाघर हाकरा रिवर है, राजस्थान है, गंगा यमुना का डिवाइड है जो मेनली वेपन्स को यूज़ करता है। ऐसे ही ना नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ये अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में कोइंसाइड करता है। अब आयरन को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ना भारत का ऐसे ऐसे आयरन यूज़ हुआ है। सेकंड जो आयरन एज है साउथ इंडिया की वो है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें मेगालिथ समटाइम्स एसोसिएटेड विद हैबिटेशन साइट्स, और यहाँ पर मेगालिथिक कल्चर हैं एसोसिएटेड विद हैबिटेशन साइट्स हैं। की साइट्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है नयकुंद विदर्भा और पल्लमपट्टू तमिलनाडु में। लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर आपको आयरन स्लैग मिलेगा और एडवांसमेंट बहुत अच्छी हो गई है। तीसरी चीज़ ये है कि आयरन एज अदर रीजन्स में अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया मालवा में साइट जैसे नगड़ा है, रान है, अहर है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। पोस्ट चालकोलिथिक पीरियड्स में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समझो कि आयरन एज मतलब कैसे कैसे यहाँ बता रहा है भारत में ना कैसे कैसे ना लोहा बढ़ा है आगे से आगे, आयरन एज इस तरह से बढ़ा है। उसके बाद ये कह रहा है कि ना आयरन एज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोहे का आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी में, है ना। तो उसका सबसे बड़ा असर पता है क्या पड़ा, हमारा टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो गया। मतलब आप समझो कि जॉब्स का निर्माण होने लग गया, लोगों के पास जॉब्स आने लग गई, लोगों के पास पैसा आने लग गया, टेक्नोलॉजी का निर्माण हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले मेटलर्जिकल एडवांसमेंट हुई है, यानी इससे एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, वॉरफेयर क्राफ्टमैनशिप ये सारी अच्छी हो गई। फिर अर्बनाइजेशन की बात करें तो भारत सेकंड अर्बनाइजेशन यहाँ पर 800-500 BC से है। ये टाउन डेवलपमेंट है गंगा वैली में। एग्रीकल्चर की बात करें तो आयरन टूल्स हैं लाइक होज है, प्लाऊ शेयर्स हैं, ये प्रोडक्टिविटी को बहुत बूस्ट करते हैं। फिर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने में भी बड़ा यूज़ होता है। सबसे पहला बात यहीं पर हो गया। सेकंड है पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं हम कि कैसे ये आयरन एज इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पर ना देखो आयरन की वजह से लोहे के निर्माण से राजनीति पे क्या असर पड़ा, सांस्कृतिक यानी कल्चर पे क्या असर पड़ा। तो राइज ऑफ महाजनपद, आप सोचो आयरन आया, प्लाऊ शेयर आया, खेती अच्छी होने लग गई है ना, उसकी वजह से फूड का यानी खाने का प्रोडक्शन बढ़ा, तो उससे बहुत बड़े बड़े किंगडम बनने लग गए। आर्ट और आर्किटेक्चर में देखोगे तो आपने दिल्ली का जब आयरन पिलर देखोगे ना 4th सेंचुरी कॉमन एरा का,
तो वहाँ पर एडवांस रस्ट रेजिस्टेंट मेटलर्जी का इस्तेमाल किया गया है। वॉरफेयर एवोल्यूशन की बात करें तो आयरन वेपन है, आर्मर है, चेरियट्स है, ये सारा का सारा बेसिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि जो गॉर्डन का चिल्ड्रे है ना, इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क है, इसने हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एजेस में। और हाउएवर ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ नॉट लीनियर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, और हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है, लीनियर कैटेगराइजेशन नहीं है। तो कंक्लूडिंग लाइन में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए है क्योंकि देखो हमने ये पता चलना चाहिए कि पहले पहले कैसे कैसे चीज़ों का निर्माण हुआ है और कहाँ कहाँ पर हमारा, देखो हिस्ट्री का पता चलने से ना आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मॉडर्न वर्ल्ड में भी होता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, कंक्लूडिंग लाइन में बहुत अच्छा बोला हुआ है गॉर्डन चाइल्डरे जी की इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क्स को डिवाइड करके बताया हुआ है, राइट। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जोग्राफिकल इंटीग्रेशन यानी कि इंडिकेशन, जीआई टैग। तो न्यूज़ में क्यों है जीआई टैग के बारे में समझते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक टारगेट रीच करा है कि 10,000 जीआई टैग्स जो हैं वो 2030 तक हो जाएंगे एट जीआई समागम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। 2030 तक हमारे देश में 10,000 जीआई टैग्स का निर्माण हो चुका होगा, इसका इतना नंबर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री की बात सुनो, ठीक है। जीआई टैग क्या होते हैं, क्यों इतने टैक्स दिए जा रहे हैं, क्यों भारत चाह रहा है कि 10,000 उसके प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलने से क्या फ़र्क पड़ेगा हमें। तो जीआई ना यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन होता है, यानी वो एक प्रोडक्ट के बारे में बता देता है कि ये फला प्रोडक्ट, जैसे दार्जिलिंग की टी है, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है, ये सारे के सारे क्या हैं, जीआई टैग इनको मिला हुआ है। ये प्रोडक्ट है, इनकी एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है, इनके पास बहुत सी ऐसी क्वालिटी हैं, रेप्यूटेशन है डेट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। फिर एप्लीकेशन की बात करें तो जीआई टिपिकली यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, नेचुरल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, फूड स्टफ्स में अप्लाई अगर हम देखें तो। प्रोटेक्शन की बात देखें तो जीआई टैगिंग जो है वो लीगल प्रोटेक्शन देता है प्रोड्यूसर को और प्रिवेंट रखता है फ्रॉम यूजिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट परमिशन, ठीक है। इसी के साथ साथ ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये आईपीआर जो है अंडर पेरिस कन्वेंशन, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करा गया था और आईपीआर का भी है। इंडिया के फ्रेमवर्क से देखें तो जो जीआई है वो 1999 में इन्फोर्स हुआ, रजिस्ट्रेशन 10 साल तक इसका चला। चेन्नई में, याद रखना, इसका लोकेशन है और कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट इसको रजिस्ट्रार मिला हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं कि ना करंट स्टेटस ना हमारे भारत में जीआई टैग्स का क्या है। तो फर्स्ट जीआई टैग जो है ना, याद रखना 2004-05 में ही ना दार्जिलिंग टी को मिला है। किसको मिला है? दार्जिलिंग टी को दिया गया था। तो नंबर ऑफ जीआई टैग्स इशूड बाय द डिपार्टमेंट टिल जुलाई 2024 तक हमारे पास अभी 605 जीआई टैग हैं जुलाई तक। उसके बाद अभी काउंट होगा तो पता चल जाएगा। इस समय भारत के कौन से राज्य में यानी कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं, तो वो है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स मिले हुए हैं। आपसे मेरा सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताओ यूपी को कितने जीआई टैग्स मिले हैं, नंबर बताना है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद वो यहाँ पर कह रहा है कि ना भारत के जीआई टैग जो 2024 में दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि पेपर में इसके बारे में आएगा आपका, तो आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ना आपका पिलकुवा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, बनारस का मेटल कास्टिंग है, थारू एम्ब्रॉयडरी है, असम में बोदो अरनोई है, गुजवारन है, फर्मेंटेड फिश है, अंडमान निकोबार में होडी क्राफ्ट है, छतरी है, ये सबको मिला हुआ है। ऐसे इनके नाम एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना। इतना भी अगर आपको याद रहे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, अंडमान निकोबार आइलैंड, इस तरह से रीड करने से अगर आपने 5-6 बारी पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो डेफिनेट गारंटी है मेरी आपको कि आपको ये याद रहेगा कि ये पर्टिकुलर स्टेट से कहाँ से है ये, ठीक है। अब हम समझते हैं, आगे की चलते हैं कि भारत में जीआई टैक्स के लिए चैलेंज क्या है, क्यों हमारे देश में हम देखो सपना देख रहे हैं 10,000 2030 तक हो जाए, 2024 जुलाई तक हमारे पास सिर्फ 605 ही अभी तक जीआई टैक्स है। बहुत लंबा हमें एक नंबर क्रॉस करना है। तो लो रजिस्ट्रेशन रेट है,
यानी भारत के पास, जो भारत जो है ना बहुत पीछे है, चाइना से पीछे है, जर्मनी से पीछे है, हंगरी से पीछे है। वर्ल्ड आईपी इंडिकेटर्स की रिपोर्ट ही आई। रीजनल डिस्पैरिटी है, जैसे स्टेट्स है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, इनके पास जीआई टैक्स बहुत ज़्यादा है अदर देन लाइक झारखंड एंड त्रिपुरा। जीआई का वायलेशन हो रहा है, जैसे बनारसी सिल्क है, इस कॉपीड इन सूरत यूजिंग पावर लूप्स टू क्रिएट चीपर लिमिटेशंस, है ना। यहाँ पे जीआई का वायलेशन भी बहुत हो जाता है, क्योंकि जो बनारसी सिल्क है वो सूरत में हो जाता है कॉपी, समझ रहे हो, चीप रेट पे मिल जाता है। तो आप समझ रहे हो ये बड़ी दिक्कत है हमारे देश में ना। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स के पास बहुत है, कुछ के पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इतने। फिर अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे जो रूरल प्रोड्यूसर होते हैं ना उनको जीआई बेनिफिट्स पता ही नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो कग्गा राइस है, ये सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी है जो ना आपको कर्नाटका में मिलेगी, लेकिन इसको कभी किसी ने जाना ही नहीं। तो आप सोचो जीआई के फिर फ़ायदे ख़त्म हो गए, आपके पास नंबर भी नहीं आएगा। जोग्राफिकल डिस्प्यूट बहुत हैं, बहुत मल्टीपल स्टेट क्लेम करते हैं ये प्रोडक्ट मेरा है, ये प्रोडक्ट मेरा है। जैसे बासमती राइस पे बहुत लड़ते रहते हैं डिफरेंट साइड स्टेट्स, वो कहते हैं मेरा, वो कहते हैं मेरा। फिर पोस्ट रजिस्ट्रेशन बहुत इशू है हमारे यहाँ ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रोड्यूसर को डेफिनेशन नहीं पता जीआई की, उसको समझ ही नहीं आता कि इसका प्रोसेस क्या है। फार्मर्स को पता ही नहीं जीआई टैग होने से क्या होगा, उसको नॉलेज ही नहीं है। तो यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर का कंसर्न है, प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग ऑथराइज यूजर स्टेटस का क्लेम है, प्रॉब्लम है। तो फिर ना प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है, ना फार्मर को फ़ायदा हो रहा है, तो कुछ है ही ना प्रॉब्लम। लाइक फिर जीआई टैक्स क्यों बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है ताकि जीआई टैक्स इंडिया में स्ट्रेंथन हुए। उसके लिए जीआई लोगो एंड टैगलाइन है, यानी इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, यानी स्पिरिट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा टैगलाइन देना है। प्रमोटिंग जीआई एक्सपोर्ट्स, जो अपेड़ा है वो जीआई प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। लाइक नागा मिर्चा जो है वो नागालैंड की है, ब्लैक राइस जो है वो मणिपुर का है, ये बात है। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो वन की प्रोडक्ट पर डिस्ट्रिक्ट की बात है यहाँ पर, तो वो भी एक स्ट्रेंथन होगा जीआई टैक्स के माध्यम से। फिर क्या होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी जीआई टैग के प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करना बायर्स के साथ ग्लोबली, इस सब से बहुत फ़ायदा है। समझ रहे हो, जीआई टैग आने से हमने बहुत सारे इनिशिएटिव हम इसीलिए ले रहे हैं, जीआई लोगो ला रहे हैं, टैग लाइन ला रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचो इस पर एक्सपोर्टर्स को कितना फ़ायदा होगा, आपको खाली अपनी मार्केट ही नहीं रही, अब आप बाहर भी बेच पाओगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे। वो कह रहे हैं भारत में ऐसा क्या करें जिससे इंडिया का जीआई टैग सिस्टम अच्छा हो जाए। तो कह रहा है उसके लिए सबसे पहली बात है, आपके देश में ना अवेयरनेस की बहुत प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले ना जीआई सर्टिफाइड गुड्स खरीदना शुरू करो, जो आर्टिजन्स हैं उनको हेल्प करो कि वो उनको बताओ जीआई के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर स्ट्रेंथनिंग पोस्ट रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क, पूरा क्राइटेरिया बता दो खोल के, प्रोड्यूसर क्या होता है, ऑथराइज यूजर स्टेटस क्या होएगा। फिर सपोर्ट चाहिए फॉर पुअर प्रोड्यूसर्स, यानी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। फिर रिजॉल्विंग स्टेट डिस्प्यूट, यानी स्टेट शुड कोलैबोरेट ऑन जीआई क्लेम्स। एग्जांपल के तौर पे जो कोल्हापुरी चप्पल होती है तो उसको जीआई मिल जाए कर्नाटका महाराष्ट्र का, क्योंकि हाई डिमांड है, मिलना चाहिए ना, कि नहीं मिलना चाहिए, पहनते हम कितनी कोल्हापुर चप्पलें हैं। फिर कंजर्वेशन सेंट्रिक अप्रोच है, जीआई प्रोडक्ट जैसे कन्याकुमारी मट्टा बनाना है या कश्मीर का सेफ्रॉन है, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी चाहिए होती है कि ना क्लाइमेट चेंज को बहुत बदल सकते हैं, मट्टी बनाना और कश्मीर का सेफ्रन। तो आप सोचो कि इंडिया का जीआई टैग सिस्टम स्ट्रेंथन होने से हमें ये सब फ़ायदे भी हो जाएंगे। इसको स्ट्रेंथन कर लिया अगर इंडिया का जीआई टैग सिस्टम, एक तो तरीका बता दिया उसने कैसे करना है, फिर उसने ये भी बता दिया कि ये करने से भी क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, नाउ मूव टू दी शॉर्ट्स पे हम चलते हैं, देखते हैं फटाफट से शॉर्ट्स को पढ़ते हैं कि डेसिफरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट के बारे में। कह रहा तमिलनाडु ने $1 यानी $1 मिलियन प्राइज फॉर एक्सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेसिफर करने के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सही से बताने के लिए, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए उनको $1 मिलियन का प्राइज़ दिया गया है। अब इंडस वैली स्क्रिप्ट होती क्या है, सबसे बड़ी बात है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेंथ पे चलो आप, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमलाइन है यहाँ पर, अर्ली हड़प्पन्स, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन्स, यहाँ पे बाय जॉन मार्शल 1924 द्वारा ये लॉन्च की थी, याद करो। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर साइट्स को देखें तो हड़प्पा है, लॉथल है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, ये सब आईवीसी का ही दिया हुआ है। अब इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेंथ, यानी ये 60 एक्सकेवेशन साइट्स यहाँ पाई जाती हैं। करेंटली यहाँ पर 3500 स्पेसिमेंस हैं,
यहाँ पर स्टेम सील्स है, स्टोन से निकाली गई है, टेराकोटा है, फियांसे एम्यूलेट्स हैं, ठीक है। राइटिंग डायरेक्शन एंड स्टाइल, इंडस स्क्रिप्ट जो है इज अननोन राइटिंग सिस्टम है बेसिकली, एंड द इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड आर वेरी वेरी शॉर्ट। जनरली ये कैसे लिखी हुई होती है मैं आपको बताऊँ, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं ये ना, राइट से लेफ्ट लिखते हैं। ध्यान रखना, से उर्दू नहीं लिखते हैं हम राइट से लेफ्ट। जैसे मान लो मुझे लिखना है साइड से लिखना है तो पहले मैं ऐसे लिखूंगी, यहाँ पर ऐसे करके, तो ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं। समटाइम्स यहाँ पर इवन ऑल्टरनेटिव डायरेक्शंस का यानी बॉर्स्ट्रॉफन स्टाइल का भी यूज़ किया जाता है। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ स्क्रिप्ट की बात करें तो पार्शली पिक्टोग्राफिक साइंस है, जैसे ह्यूमन है, एनिमल मोटिव है, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है। राइटिंग मीडिया एंड मेथड्स की बात है, सील का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉपर टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अप्लाई किया कैसे जाता है, कार्विंग द्वारा, इंसाइजिंग द्वारा, चिसलिंग द्वारा, इनलेइंग द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम ये इंडस वैली स्क्रिप्ट के लिए इतने तवज्जो ले रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना एफर्ट मार रहे हैं, डेसिफर करने का फ़ायदा क्या है? कह रहा हिस्टोरिकल फ़ायदा ये होगा कि आपको आईवीसी और आपको ना लेटर वैदिक पीरियड जो है उसकी प्रैक्टिसेस को आप ना रिलेट कर पाओगे कि आपस में कैसा था वो, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। फिर लिंग्विस्टिक एंड एथनिक कनेक्शन पता चलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कौन सी भाषाएं बोलने वाले लोग। तो इस वक्त गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है कि कहाँ किस इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें बात की जा रही है हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स की। क्या होती है ये समझते हैं। तो 5000 ईयर ओल्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक अनर्थ की गई है राखीगढ़ी हड़प्पन साइट में। तो डिस्कवरी यहाँ पे कैसे हुई है, ऑनगोइंग एक्सकवेशन है, वाटर स्टोर एरियाज बिटवीन योर माउंट्स, और 3.5 to 4 फीट यहाँ पर निकाला गया है। तो वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक्स को एडवांस करने के लिए ये डिपिक्ट किया गया। तो ड्राइड रिवर बेड ऑफ चौतांग दृशावती रिवर, इसको डिस्कवर करा गया। अब हम वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सबसे बड़ी बात है वाटर को मैनेज कैसे करना, कैसे करा जाता था। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, पानी को कैसे मैनेज कर रहे हैं हमें ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से ज़रूर ही सीखना चाहिए। कह रहे कैसे, कह रहे इलेबोरेट ड्रेनेज, यानी अंडरग्राउंड जो ड्रेन्स हैं बिल्ड विद प्रिसाइजली लेड ब्रिक्स के साथ वो बनी होती हैं। हाउसेस को हम कनेक्ट करें वाइड ड्रेन से, सीवेज डिस्पोजल से, है ना। स्मॉल बंड्स हैं, इसको लोकल लोगों द्वारा इसको बनाया गया है इरिगेशन ड्रिंकिंग के लिए लौथल गुजरात में। डॉकयार्ड की बात करें तो एट लौथल नियर साबरमती रिवर, ये रिमार्केबल लाइन स्ट्रक्चर है। फिर चैनल एंड रिजर्वॉयर की बात करें तो धोलावीरा गुजरात में एक स्टोन बिल्ड करा गया है फ्रेश वाटर को बनाने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। कह रहा देखो चैनल, रिजर्वॉयर, डॉकयार्ड, लोथल रिवर, साबरमती रिवर पे टैंक, वेल्स, मोहनजोदारो की साइट्स पर ग्रेट बाथ इतना खूब बड़ा सा बना रखा था ब्रिक फ्लोर द्वारा, ताकि और ज़्यादा पानी रिलीजियस फंक्शन के लिए स्टोर करा जाता था। तो हमें सीखना चाहिए सारे फंक्शंस। हम क्यों नहीं सीखते? अपनी हिस्ट्री से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो राखीगढ़ी बेसिकली क्या है, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटीज़ हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। तो आर्कोलॉजिकल माउंड्स हों, स्केलेटल रिमेन्स हों, ये सारे के सारे क्राफ्ट एक्टिविटी हो, स्ट्रीट बनाना हो, बरियल ग्राउंड हो, सारे के सारे राखीगढ़ी वगैरह में ये कराया गया। राखीगढ़ी सबसे पुरानी, याद रखो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी सबसे पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। नेक्स्ट आता है सेंट नरहरि तीर्था, यानी आइडल ऑफ सेंट नरहरि तीर्था डिस्कवर किया गया है सिमाचलम टेम्पल विशाखापट्टनम में। और ये ध्यान रखना प्रोमिनेंट द्वैत वेदांत फिलोसफर हैं, ये स्कॉलर सेंट हैं 13th सेंचुरी के, और ये बॉर्न हुए हैं चिकाकोलू टाउन, प्रेजेंट ये श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में है। ये माधवाचार्य जो हैं वो इनके डिसाइपल हैं, प्रोपोनेंट ऑफ द्वैत वेदांता फिलॉसफी। ये इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया? यक्षगान में, बायलुवाटा में। और ही वॉज कंसिग्रेटेड नियर द रॉक एडजेसेंट ऑफ चक्र तीर्था हम्पी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा पर यहाँ पे इसको सिचुएट करा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ आती है शॉर्ट की, कलरीपयट्टू। क्या है? कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू को लिस्ट ऑफ इवेंट में इंक्लूड किया गया है फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, और कंपटीशन सेक्शन को रिमूव करा गया है। 38 नेशनल गोल्स उत्तराखंड। ध्यान सुनो, फिर से सुन लो,
38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने जा रही है। समझ आई बात। कलेरी पयट्टू को लिस्ट ऑफ इवेंट में इंक्लूड करा गया है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। रिमूव कहाँ से किया गया है? कंपटीशन से। कलेरीपट्टू केरला से आया है। ये बहुत पुराना मार्शल ट्रेडिशन है। ये संगम पीरियड में देखने को मिलता था। संगम पीरियड कब से कब तक था? कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा। कलरी का मतलब है एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रैक्टिस होती है। पयट्टू का मतलब है रिग्रेस फिजिकल प्रैक्टिस। तो दो मेन स्टाइल हैं इसके, नदन स्टाइल, सदर्न स्टाइल। नदन स्टाइल मालाबार में होता है, सदर्न स्टाइल तरवनकोर रीजन में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइब के बारे में। कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या है। रिसेंटली कोंडा रेड्डी ट्राइब न्यूज़ में थी। अब वहाँ पर क्या कल्चर है सुनो। ये न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि वहाँ पर इस ट्राइब द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को बहुत प्रेफर किया जा रहा है। ये शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है ट्रेडिशनल वेडिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में क्या पता चला है, कौन सी वो ट्राइब है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्चीला सौदा है। ठीक है, तो कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है वो PVTG है। सबसे पहले तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। कहाँ पे रहता है? हिली फॉरेस्ट ट्रैक्ट में रहता है, ईस्टर्न वेस्ट गोदावरी में, खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। मदर टंग क्या है इसकी? तेलुगु है। फैमिली एंड मैरिज की बात करूँ तो फैमिली इसकी पेट्रियार्क कैसे रहते हैं कि क्या हेड जो होता है फैमिली का वो फादर या मेल होता है बेसिकली। पैट्री लोकल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ देखना मोनोगैमी वगैरह भी होता है। यहाँ पे शादी 2000 नहीं करते हैं, मोनोगैमी यहाँ पर रूल है। लेकिन आप सबसे पहले ये समझो कि ये जो शब्द बांधे हुए हैं कि पैट्री लोकल क्या होता है, इसको समझो। पैट्री लोकल का मतलब होता है, एंथ्रोपोलॉजी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है, कि मैरिज का ऐसा पैटर्न या ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ पर शादी कपल्स की रिसाइड विद नियर द हस्बैंड फैमिली। समझ में आ रहा है? यानी कि जहाँ हस्बैंड रहता है उसके आसपास ही जब शादी होती है तो उसी को हम कहते हैं पैट्री लोकल। मोनोगैमी रूल है बट पॉलीगैमस फैमिलीज आर ऑल्सो फाउंड मिलती हैं। फेथ एंड फेस्टिवल की बात करें तो दे वर्शिप मुथ्यालम्मा, विलेज डीटी की पूजा करते हैं, भूमि देवी की पूजा करते हैं, गंगम्मा देवी की पूजा करते हैं। ये सेलिब्रेट करते हैं ये मम्मिदी कोथा, भूदेवी पंडुगा, वाना देवुदू पंडुगा, इन सब का ये करते हैं। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, हम ट्राइब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हट्टी ट्राइब क्या होती है समझते हैं। बोधा त्योहार फेस्टिवल, जिसको हम मग्गो का त्यौहार कहते हैं, लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन है ये हट्टी ट्राइब्स का। हट्टी ट्राइब क्या है? शेड्यूल ट्राइब है। किसके अंदर आता है ये? शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2023। नेम्ड आफ्टर द ट्रेडिशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन प्रोड्यूस। हट का मतलब क्या है? वीकली मार्केट्स। ट्रांसगिरी ड्यू टू देयर लोकेशन नियर द गिरी एंड टोन्स रिवर। ये कहाँ पर हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पास पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं। रिसेंटली भारत ने विटनेस किया है सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो सेलिब्रेशन हमें, आपको पता है हमारे देश में बहुत ही मतलब हार्मनी को बढ़ाने के लिए हार्वेस्ट का फेस्टिवल मनाया जाता है अलग अलग नामों से, आप जानते ही हो। अगर आप नदन तरफ आ जाओ, पंजाब में लोहड़ी है। नदर्न इंडिया आ जाओ, यूपी बिहार में मकर संक्रांति है। साउथ इंडिया चले जाओ तो पोंगल है। नॉर्थ ईस्ट असम पहुँच जाओ तो भोगली बिहू है। मतलब सभी बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। भारत का ये सबसे अच्छा कल्चर है ये हमारे देश का। इसको लिख सकते हो आप कि ये देखो हमारा कल्चर में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाता है। ठीक है ना। चलिए कुंभ मेले पे चलिए। अभी आपको पता है कुंभ मेला प्रयागराज में हुआ, उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग थी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग गए भी हों। और ऐसा रिलीजियस पिलग्रिमेज था दैट इज सेलिब्रेटेड 4 times ओवर अ कोर्स ऑफ 12 years, है ना। तो लाइक ऐसा तो बताया गया था कि 144 years बाद हुआ था, सबने सुना ही होगा। और 4 इसमें पिलग्रिमेज थे। हरिद्वार, उज्जैन, आपको पता ही है सारे 4 पिलग्रिमेज होते हैं। नासिक, प्रयागराज, आपको पता है 3 रिवर्स के संगम से बना है। तो हेरिटेज के लिस्ट के अंदर आता है। ह्यूमैनसेंग चाइनीज़ ये आपके ट्रैवलर हैं। तो सेंट शंकराचार्य गेव कुंभ मेला इज दिस फाइनल शेप इन 9th century ओनली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आपका 9th में हम चलते हैं टॉपिक पे। भारत रणभूमि दर्शन पे बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना, ने लॉन्च किया भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप।
क्यों? क्योंकि बैटलफील्ड टूरिज्म प्लान के तहत ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है इंफॉर्मेशन एंड क्लियरेंस का। बैटलफील्ड विजिट्स के लिए विजुअल वर्चुअल टूर्स करने हों तो इंडियन आर्मी क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर शॉर्टलिस्ट करती है सब बॉर्डर साइट्स वगैरह को भी, जैसे कित्तीबू है, बोमला पास है अरुणाचल प्रदेश का, पैंगोंग टसो है, डोकलाम साइट है, सारे के सारे बता रहे हैं सब कॉन्फ्लिक्ट में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि इनको वेबसाइट ऐप वगैरह में दिखाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो शॉर्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है, कौन देता है? प्रेसिडेंट देती हैं। अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने दी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 कैटेगरी में नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिया जाता है। प्लीज़ मेमोराइज दिस थिंग, 6 कैटेगरीज में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को गिफ्ट दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है। बिन अवार्डेड टू गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, मनु भयकर शूटिंग के लिए। अर्जुन अवार्ड 1961 में दिया जा रहा है कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर फॉर कोच के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ऑर्गेनाइजेशंस कॉरपोरेट्स को दिया जाता है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, लास्ट 3 ईयर्स में डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को भी। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, लाइक है ना, कल्चर हमारा खत्म हो गया। कल एथिक्स और एथिक्स की केस स्टडी के लिए फिर से क्लास में आना है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल।